तो आज हम डिस्कस करेंगे डीपीडीपी रूल्स 2025, दैट मीन्स डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, जिसके अकॉर्डिंगली कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर करना यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर और इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ पता लगे कि अब आपके नए राइट्स के अंदर आपके जो डिजिटल राइट्स हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड डिजिटल राइट्स के अकॉर्डिंगली कि मेजरली आपको कंसेंट कहाँ पर देना है या नहीं देना है, बीइंग अ पब्लिक या एक जनरल पब्लिक के अंदर भी अगर आपको किसी को अवेयरनेस करना हो तो इन दैट सिचुएशन इट विल हेल्प यू आउट, राइट। तो 14 नवंबर 2025 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 फुली एप्लीकेबल हो जाते हैं एंड ये अब फुल ऑपरेशनल कर देते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को। सो इसी के अकॉर्डिंगली एक ऐसा सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि रिस्पॉन्सिबली जो डिजिटली डेटा ट्रांसफ़र होता है, पर्सनल यूज़ के लिए होता है, उसको अब कंट्रोल किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट किसके भी हाथ पे काम कर रही है, यहाँ पे लोगों के लिए ही काम कर रही है। तो आपको समझ में आएगा कि मेजर एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर। तो जितने भी अब क्या हुआ है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया गया था ना पहले ही, उसको लेकर भी सरकार ने ये चीज़ के बारे में बोला है कि जिस बेसिस पे आपने डेटा कलेक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे कि किस लेंथ तक जाकर आपने डेटा कलेक्ट किया है, किस वे में उसे कलेक्ट किया है, कैसे आप उसे यूज़ करने वाले हैं, तो उसको भी अभी यूज़ किया जाना है। एंड यूज़ क्या, इनफैक्ट उसी डेटा के बेसिस पे भी कुछ जो चेंजेस हैं वो भी अब लगाए जाएंगे एमएनसीज के ऊपर, ठीक है। तो इन कोलैबोरेशन विद द स्टार्टअप्स, एमएसएमईज एंड इवन इंडस्ट्रियल बॉडीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल ऑफर डिटेल्ड सजेशन, जिसके बिहाफ पे ये जो रूल्स हैं फाइनलाइज किए गए हैं। तो प्रैक्टिकल एंड इनोवेशन फ्रेंडली सिस्टम ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है ये लोगों के, ताकि जो डिजिटली यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है डेटा विदाउट द अप्रूवल और विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इन्वॉल्व्ड, उस चीज को रोका जा सके। तो अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा इन इंडिया को बचाएगा या उसको एक लीगल तरीके से यूज करेगा एंड दैट टू विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर जो है सरल अप्रोच को फॉलो करता है ये एक्ट, जो कहता है आपको कि सिंपल, एक्सेसिबल, रैशनल एंड एक्शनेबल जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पे काम किया जाएगा। तो एक तरह से आप ये 4 पिलर्स जो हैं वो उसकी तरह इसको कंसिडर कर सकते हो। तो जो टेक्स्ट है वो सिंपल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाएगा फॉर ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो टफ लीगल लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर यूज नहीं की जाएंगी। तो की टर्म्स क्या है, तो मेजरली जो की टर्म्स है वो आपको बता देंगी या पता लग जाएगा आपको कि एक्ट के अंदर जो यूज किया गया है कि उससे उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो है डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी है कि वो व्यक्ति जो कि अब ये डिसाइड करेंगे कि जो डेटा अब कोई भी कंपनी या कोई भी रिसोर्स के लिए अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो एक्चुअली में उसका यूज़ क्या होगा, किस तरीके से उसे प्रोसेस किया जा सकता है एंड किस तरीके से जो पर्सन इन्वॉल्व है जिससे वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया जा सके, ताकि कंसेंट देने या ना देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर एक ईजी वे से कैरी आउट किया जा सके। देन डेटा प्रिंसिपल की बात की जाती है। डेटा प्रिंसिपल आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जिनका डेटा अब ऑनलाइन लेवल पे सेव होता है ना, मतलब वो इंडिविजुअल टू होम द पर्सनल डेटा रिलेट्स। तो अब वो इन केस ऑफ अ चाइल्ड अगर कोई ऐसा होता है तो गार्डियन या लेजिटिमेट जो गार्डियन होता है या इवन के पेरेंट्स होते हैं उनके केस में कंसेंट ज़रूरी होता है। या कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति होता है जो खुद से अब अपनी तरीके से या अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं दे सकता, कंसेंट नहीं दे सकता, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो गार्डियन की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर वो अब होंगे व्यक्ति या एंटिटी, एक लीगल एंटिटी की तरह होंगे जो प्रोसेस करेंगे पर्सनल डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा फिड्यूसरी। तो इनके बिहाफ पे जो डेटा प्रोसेस किया जाएगा अब वो डेटा प्रोसेसर्स कहलाएंगे। देन कंसेंट मैनेजर, एक ऐसी एंटिटी जो कि सिंगल, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरऑपरेबिलिटी के बिहाफ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली जो डाटा प्रिंसिपल है वो इजीली एक्सेस दे पाएंगे। कंसेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो मतलब डेटा प्रिंसिपल यानी कि हम जो हैं अब किसके लिए काम कर रहे हैं या अपना डेटा जो है हम अपलोड करते हैं उसके लिए कंसेंट जो डेवलप करने का प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया जाएगा बाय द कंसेंट मैनेजर, ठीक है। कंसेंट मैनेजर को आगे से रीडायरेक्ट कौन करने वाला है, रीडायरेक्शन के लिए डेटा फिड्यूसरी का काम रहेगा जो बताएंगे कि किस तरीके से आपको कंसेंट लेना है या अप्रूवल जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए, एंड उसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने का जो काम होगा वो डेटा फिड्यूसरी का होगा। एंड ऑल्सो डेटा फिड्यूसरी का ये काम भी होगा कि किस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म किया जा सके टू द डेटा प्रिंसिपल। देन अब उसके बाद अगर हम देखें तो एपेलेट ट्राइब्यूनल की भी स्थापना यहाँ पर की गई है, दैट इज TDSAT के नाम से हम इसे जानते हैं। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल को भी बनाया जाएगा जो कि जितने भी ग्रीवेंसेस होंगे उसको इसके बेसिस पे सुनेंगे। तो बेसिकली जो लॉ है वो 7 कोर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, दैट इज कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी,
पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन एंड सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि ओनली फॉर लॉफुल एंड स्पेसिफिक पर्पसेस जो आपका पर्सनल डेटा है उसे यूज किया जा सके। देन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद भी ये एक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू विच जो अब इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वो बोर्ड काम करेगा, जो कि अब ओवरसी करेगा कि जो भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो फुलफिल हो पा रही हैं या नहीं, एंड जो डिस्प्यूट्स हैं उसको ट्राइब्यूनल के अंदर यहाँ पर भेजा जा सकता है इन केस द ग्रीवेंसेस एग्जिस्ट या ग्रीवेंसेस एग्जिस्ट एंड कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक अगर वो ग्रीवेंसेस खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो उसके बाद अब कोई भी ब्रीचेस अगर होते हैं कि करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए उसको मिटिगेट करने के लिए, तो की रोल यहाँ पर आप कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आपका जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है वही काम करेगा। तो अब जो पेनल्टीज क्या है डीपीडीपी एक्ट 2023 के अकॉर्डिंगली, मैक्सिमम पेनल्टी अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपने डेटा को मिसयूज किया है तो 250 करोड़ तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इन केस कोई ब्रीच हो जाता है तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द पर्सन और द नंबर ऑफ पर्सन जो जिनका डेटा यहाँ पर लीक हुआ है, एंड क्या क्या प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं कि अब उस वजह से डेटा लीक हुआ है, किस तरीके से उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, एंड इमीडिएटली आपको वो इन्फॉर्म करना है। इफ यू फेल टू डू सो तो 200 करोड़ रुपीज तक का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। एंड जो आप इंफॉर्मेशन अब डेटा प्रिंसिपल को देंगे यानी कि नॉर्मल व्यक्ति को देंगे, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आपको एक सिंपल और सरल भाषा में लिखना पड़ेगा, जहां पे आपकी गलती है आपको वो चीज को मेंशन करना पड़ेगा। तो अलॉन्ग विद दैट बाकी प्रोविजंस के अंडर अगर आप देखो तो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपीस तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, पेनल्टीज 50 करोड़ तक की लग सकती है। तो एक्ट क्लियर डेटा फिड्यूसरीज को बोलता है कि आप चेक रखोगे कि पर्सनल डेटा जो है वो सेफ है एंड स्टे रहे इन अकाउंटेबल, आप मतलब जो डेटा फिड्यूसरी है वो अकाउंटेबल होंगे फॉर द डेटा मेजरली, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे उन्हीं के कहने पे ही जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसी के बेसिस पे कंसेंट भी लिया जा रहा है थ्रू अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो अब यूज़ किया जाएगा वो लीगली ही यूज़ किया जा सके। तो जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनको एटलीस्ट राइट टू नो है कि उनका डाटा हैंडल किया जा रहा है विद द करेक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड द राइट टू सीक करेक्शन और रिमूवल व्हेन नीडेड। एक तो कंसेंट की बात है ही है, बट जो डाटा प्रिंसिपल है नॉर्मल व्यक्ति है एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन हो कि किस बेसिस पे वो डेटा को यूज किया जा रहा है, एंड उस डेटा के अंदर कोई चेंजेस अगर चाहिए होंगे तो वो चेंजेस को भी अब डेटा फिड्यूसरी अगर रिक्विजिट समझता है, रिक्वायर्ड समझता है, लीगल समझता है तो इस केसेस पे वो चेंजेस भी अलाउ किए जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो प्राइवेसी है ऑफ अ पर्सन उसको बिल्डअप किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा पब्लिक ट्रस्ट को एंड सपोर्ट को इन अ रिस्पॉन्सिबल वे एंड इन एन इनोवेटिव वे। तो अब ओवरव्यू क्या है डीपीडीपी रूल्स का, उसके अकॉर्डिंगली जो फुल इफेक्ट है डीपीडीपी एक्ट 2023 को दे दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड रिस्पॉन्सिबल डेटा यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशंस है ही यहाँ पर। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो फेज एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला इनिशियली कि एमएनसीज एंड फर्दर कंपनीज जो कि डेटा कलेक्ट कर चुकी हैं उनको बोला गया है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आप बताइए कि आपने डेटा को किस एक्सटेंट तक कवर किया है, उसी एक्सटेंट के बेसिस पे जो चेंजेस लेकर आए जाने हैं पहले उस डेटा के अंदर चेंजेस लाए जाएंगे। ठीक है, एंड जो भी अब डेटा फिड्यूसरी है वो इसी रिक्विजिट चीज को चेक में भी रखेंगे, एंड जो भी चीजें अब 18th मंथ पीरियड यानी कि 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये एक फेज्ड मैनर के अंदर अप्लाई किया जाएगा, एंड ऐसा कंटेंट जो है अब लोगों को जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी या इवन कि लोगों को समझाने के लिए कि सिंपल वे में आपको किस चीज़ पे कंसेंट देना है, किस पे कंसेंट नहीं देना है, या सरकार क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर अप्रोप्रिएटली यूज़ कर रही है, तो उसके बेसिस पे इजी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन के अंदर अब जो नोटिस है वो डेटा फिड्यूसरी भेजेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एनी नीड ऑफ एनी कंसेंट वो उन्हें भेजेंगे। तो इन एनी केस ऑल्सो अगर डेटा फिड्यूसरी को कोई और डेटा भी कलेक्ट करना है तो वो सेपरेट कंसेंट नोटिस भेजेंगे फॉर द पर्सन या डेटा प्रिंसिपल, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगा। तो उसके अंदर नोटिस जब वो भेजेंगे वो अगेन ये चीज़ बताएगा कि किस बेसिस के लिए वो डेटा को कलेक्ट किया गया है, एंड जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा बाय द कंपनीज जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ दैट इज द डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर यानी कि जो डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनीज होंगी दे मस्ट नेसेसरली बी बेस्ड इन इंडिया ओनली।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो इंडियन बेस्ड कंपनीज होनी चाहिए, वही डेटा प्रोसेसर्स का काम यहाँ पर कर सकती हैं। तो क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं पर्सनल डेटा ब्रीच के। नोटिफिकेशन को लेकर आपको मैंने वो तो बता ही दिया कि क्या क्या पेनल्टीज हैं। तो एक सिंपल एंड टाइमली प्रोसेस होगा रिपोर्टिंग पर्सनल डेटा ब्रीचेस को। इमीडिएटली आपको बताना है, सिंपल लैंग्वेज में बताना है क्या कॉज है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड किस तरीके से उसे एड्रेस किया जा सकता है। एंड कोई भी तरीके से अगर कॉन्टैक्ट किया जाना है उस पर्सनल व्यक्ति को या डाटा प्रिंसिपल को, तो कॉन्टैक्ट नंबर के बेसिस पे भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स के बेसिस पे हर एक डेटा फिड्यूसरी जो है क्लियर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू पर्सनल डेटा आपको बताएंगे, भेजेंगे। अब वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज जो है वो स्ट्रॉन्गर ड्यूटीज हैं यहाँ पर, मतलब कि जो डेटा फिड्यूसरीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पैरामाउंट नजर आती है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो कंडक्ट है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेटा फिड्यूसरीज के पास है। एंड वो इम्पैक्ट असेसमेंट्स के बेसिस पे रिपोर्ट्स को भी पब्लिश कर सकते हैं एंड स्ट्रिक्टर चेक्स रखेंगे ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज जो कि नई नई इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है, उनका मिसयूज ना हो सके, उसको भी वो चेक में रखेंगे। तो अब कुछ केसेस के अंदर वो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा फॉर दोज डेटा दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूज। ठीक है, कोई भी ऐसी जैसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर किसी एक डेटा फिड्यूसरी के पास वो है, वो कंसेंट तो चलो ले लिया है कि जरूरत है उसकी, बट वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उस डेटा को आगे किसी और के साथ तो शेयर नहीं किया जाना है ना। तो उसी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी उसको फॉलो किया जाएगा। तो अब लोकल स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट जहां पर होगी उस डेटा को, जैसे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अगर लोकल स्टोरेज में रखने की जरूरत होगी, ठीक है, तो वहीं पर ही उसे रखा जाएगा, कहीं और शेयर नहीं किया जाएगा। देन स्ट्रेंथनिंग राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। तो अब राइट्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? रीइंफोर्स करना राइट्स जो कि ऑलरेडी एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, बट स्टिल आस्क कर सकते हो या सीक कर सकते हो द एक्सेस ऑफ देयर पर्सनल डेटा, या सीक कर सकते हो करेक्शंस और अपडेट्स। ठीक है, कोई भी डेटा के अंदर अगर चेंजेस करने हैं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो डेटा फिड्यूसरी के पास आपको पहुंचना है या जाना है या उनको रिक्वेस्ट करना है, तो वो व्यक्ति या डेटा प्रिंसिपल जो है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। एडिशन के साथ साथ वो रिक्वेस्ट ये भी कर सकते हैं कि इन सर्टन सिनेरियोज कि अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि उस डेटा को हटा भी दिया जा सके। इफ इट इज द करेक्ट डिमांड फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल तो उसे हटाया भी जाएगा। एंड विद इन द पीरियड ऑफ 90 days जो डेटा फिड्यूसरीज हैं दे आर रिक्वायर्ड टू टेक एन एक्शन एंड रिप्लाई बैक टू द व्हाट डेटा जो कि अब प्राइमरी डेटा होल्डर्स हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो हमारे या मेरे जैसे या आपके जैसे लोग हैं, नॉर्मल आम आदमी जो है। डेटा प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। देन डेटा फर्स्ट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो इसके केसेस में फुली डिजिटल तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को स्थापित किया जा रहा है। 4 मेंबर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कि सिटीजन होंगे इंडिया के ही। एंड कोई भी तरह की कंप्लेंट ऑनलाइन आती है या उनका ट्रैक रखना या केसेस जो कि डेडिकेटेड पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू आते हैं, उसी के बेसिस पे उनको प्रोसेस करेंगे और आगे ट्राइब्यूनल तक बात अगर जा सकती है तो वो वहाँ पर ट्रिब्यूनल पर जाकर इसे सॉर्ट किया जा सकता है, जो कि एक एपिलेट ट्राइब्यूनल की तरह काम करेगा। मतलब फर्स्ट अगर आप देखोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका कौन सा बोर्ड होगा, दैट इज द नेशनल, जो कि हमारा फुली डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे डीपीडीपी रूल्स जो है एम्पावर कैसे करते हैं इंडिविजुअल्स को, कि सेंटर ऑफ इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम में एक इंडिविजुअल की जो है वो प्लेस रखी गई है कि उनका डेटा जो है उसे किस तरीके से सेफ रखा जा सके। तो एवरी सिटीजन का एक क्लियर कंट्रोल है उनके पर्सनल डेटा के ऊपर, क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनसे कंसेंट मांगा जाएगा और उस डेटा को हैंडल किया जाएगा विद केयर। तो इन डिटेल अब यही है कि राइट टू गिव कंसेंट और रिफ्यूज कंसेंट, अगर नहीं कंसेंट देना चाहते तो मत भी दे सकते हो। तो इट इज अ चॉइस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, या डाटा प्रिंसिपल जो है इसकी चॉइस यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब दे मे विड्रॉ फ्रॉम द कंसेंट एट एनी टाइम, इट इज़ देयर चॉइस। तो राइट टू नो हाउ द डेटा इज बिंग यूज्ड। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है, जो आम आदमी है, जो सिटीजन है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन अगर उनको ये भी लग रहा है कि उनका डेटा कहीं मिसयूज ना हो जाए, तो वो एटलीस्ट जो डेटा फिड्यूसरीज है उनसे मांग सकते हैं, ये डिमांड कर सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में एटलीस्ट आप हमें लिख के दीजिए कि जो हमारा डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तब इसका फायदा क्या होगा कि इन केस कल को डेटा मिसयूज होता है तो डेटा फिड्यूसरी को डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इन रिटर्न आपने हमें ये चीज़ें भेजी है ना। तो एक तरह से लीगैलिटी वाला काम है, सिंस पोर्टल्स के थ्रू काम हो रहा है तो आपके पास इन रिटर्न सब कुछ होगा यहाँ पर। देन राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा। तो इंडिविजुअल जो है वो अपनी कॉपी ऑफ देयर पर्सनल डेटा डाटा फिड्यूसरी से डिमांड भी कर सकते हैं। तो राइट टू करेक्ट पर्सनल डेटा,
अब उसमें चेंजेस करने हो तो वो भी किए जा सकते हैं। राइट टू अपडेट पर्सनल डेटा, देन चेंजेस विद देयर डिटेल्स हैव बीन ऑल्टर्ड, तो नया एड्रेस या अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। राइट टू इरेज पर्सनल डेटा, इरेज के लिए भी डिमांड कर सकते हो। राइट टू नॉमिनेट एन अदर पर्सन, कि अगर कोई आप सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसा इशू आ जाता है, इलनेस आ जाती है, या यू मेट विद एन एक्सीडेंट, जिस वजह से पहले आप कंसेंट दे सकते थे बट अब आप कंसेंट नहीं दे सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपके पास पहले से ही एक ऑप्शन होगी कि जैसे आप नॉमिनी इन केस ऑफ बैंकिंग के लिए करते हो, तो वो चीज़ अब आप यहाँ पर भी पहले कर सकते हो कि आपके बिहाफ पे कंसेंट कौन दे सकता है। ठीक है, देन मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, जो डेटा फिड्यूसरीज है विद इन 90 डेज दे आर बाउंड टू गिव यू एन अपडेट, कि अगर करेक्शन है तो वो की जा चुकी है, अगर नहीं की गई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड किस तरीके की अब रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन और रिक्वायर्ड होगी, उसका कंसेंट अगर आप देना चाहते हो तो ही वो अपडेट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पर्सनल डेटा ब्रीचेस, तो इन दैट सिचुएशन इमीडिएटली उनको बताना पड़ेगा जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका डेटा लीक हुआ है या कोई भी अगर ऐसा ब्रीच होता है, ठीक है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल वे एंड इन सिंपल एंड स्पष्ट शब्दों में वो अब लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो क्लियर कॉन्टैक्ट फॉर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनल डेटा, तो डेटा फिड्यूसरीज ही रहेंगे या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर आप उनको बोल सकते हो। देन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन के केस में कंसेंट जो है मैंने आपको बताया कि गार्डियंस के कंपलसरी हैं, एंड इवन डिसेबल्ड चिल्ड्रन की यहाँ पे बात की जा रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात की जा रही है ना, तो उनका जो डेटा है उसके लिए भी गार्डियंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल टाइम सेफ्टी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्पेसिफिक इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इनैक्ट की गई हैं। तो लॉफुल गार्डियंस जो है वो कंसेंट देना उनका ज़रूरी है, एंड द गार्डियन मस्ट बी वेरीफाइड अंडर द रेलिवेंट लॉज इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो डीपीडीपी एक्ट जो है, मेजर बात ये उठी थी कि वो आरटीआई एक्ट के साथ कंप्लायंस में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वो लोगों की क्या अपनी जो राइट टू प्रिवेसी है उसको और ज़्यादा ब्रीच कर रहा है, क्योंकि जो डेटा है उसको ऑनलाइन आप अपलोड कर रहे हो। बट सरकार ने उसके बेसिस पे इसको बोला है कि कैसे आरटीआई एक्ट के साथ इन कंप्लायंस काम करता है। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है अब सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वो पब्लिक कर दी गई है। तो सरकार का ये पर्सपेक्टिव है कि जो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ईजिली है, रेडिली अवेलेबल होती है, इससे जो डेटा है उसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब अगर कोई भी आरटीआई के एक्ट के अंडर आपका डेटा सीक करता है, तो वाई नॉट टू ऐड एन एडिशनल लेयर जिसके अकॉर्डिंगली आपका कंसेंट पहले ज़रूरी है, कि इन केस अगर आप सही हैं, है ना, तो कंसेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। कंसेंट अगर आप दे देते हो उस डेटा को लेकर, उसके बेसिस पे अगर आरटीआई फाइल होनी है तो इट्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आरटीआई एक्ट के अंडर जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है दैट इज फाइन, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल हो भी सकती है। बट जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आप आरटीआई इजीली आरटीआई डाल के निकलवा लेते थे, उसके अंदर बस एक हमने क्या किया, एक बैरियर को ऐड किया है कि कंसेंट देना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि हम अदर वे अराउंड भी चीज़ों को देख रहे हैं कि जो डेटा वो मिसयूज हो रहा था, ठीक है, इन दैट सिचुएशन हमारा फिर तो राइट टू प्रिवेसी वो खराब हो रहा था। तो उसी राइट टू प्रिवेसी एंड उसी आरटीआई, ताकि दोनों हैंड इन हैंड जा सकें, बस एक एडिशनल लेयर ऑफ चेक को रख दिया गया है बीच में। एंड राइट टू प्रिवेसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्रिवेसी में गारंटी करती है अंडर द पुट्टास्वामी केस, उसी के बेसिस पे इस एक्ट को हमने और ज़्यादा पब्लिक डोमेन में लाकर चेंजेस के साथ अब यहाँ पर रूल्स के साथ में इन कंप्लायंस लेकर आया है विद द आरटीआई। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है कि लॉन्ग अप्लाइड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो सेफगार्ड करती थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, बट अब इसे कोडिफाई कर दिया गया है, लीगली रिटन है ये अब। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स जो हैं प्रिवेंट करती हैं अनसर्टेनिटी एंड अवॉइड करती हैं किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड रिजीम ऑफ आरटीआई एक्ट एंड प्रिवेसी सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं डीपीडीपी एक्ट फ्रेमवर्क के अंडर। तो उसके अकॉर्डिंगली जो डीपीडीपी एक्ट का जो रिवाइज्ड सेक्शन है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, देन आरटीआई एक्ट का ऑन द आरटीआई एक्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट के बेसिस पे ये चीज़ आपको बोलता है कि बोथ राइट्स विदाउट डिमिनिशिंग ईदर। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का है कि राइट्स को भी एक्सरसाइज करना है एंड इन्फॉर्मेशन को भी निकालना है, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन असेस की जानी है आरटीआई एक्ट के तहत, वो सिर्फ कंसिडर करने के बाद प्राइवेसी इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व है तभी सीख की जा सकती है। तो सेम एट द सेम टाइम जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 है ऑफ द आरटीआई एक्ट, वो फुली ऑपरेटिव इन दैट केस रहता है। तो पब्लिक अथॉरिटी में जो इन्फॉर्मेशन अगर रिलीज
की जानी है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो उसे डिस्क्लोज भी किया जाएगा, ठीक है। बट द डिस्क्लोजर इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो आउटवे कर दे किसी भी पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, ठीक है, कि पब्लिक डिस्क्लोजर के अंदर का कोई इन्फॉर्मेशन आनी ज़रूरी है एंड अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है तो इट विल कॉज पब्लिक हार्म, तो इन एनी सिचुएशन वो पब्लिक को डिस्क्लोज की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी का डेटा ब्रीच कर रही है कि नहीं, क्योंकि वो इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो जो कि अब आरटीआई के अंडर यहाँ पर वैलिड दिखाई गई है, ठीक है। एज एन एक्सेप्शन टू डीपीडीपी एक्ट उन्होंने यहाँ पर इसको इन्वॉल्व भी किया है। देन कंक्लूजन यही है कि ट्रस्टवर्दी एंड फ्यूचर रेडी डिजिटल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पर कंट्रोल ओवर द पर्सनल डेटा विद द पर्सन एसोसिएटेड रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में या इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई होती है उसके अकॉर्डिंगली चेकआउट भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है एडिशनली, ठीक है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है ही, कुछ एडिशनल डाउट होता है तो आप वहाँ पर भी हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस एंड रियल नीड्स जो है उसको यहाँ पर केटर कर रहा है, क्योंकि अब डिजिटली जो हमारी ग्रोथ है इंडिया की वो अब बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमें चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देन अब यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस फॉर 2026 ऑप्शनल्स एज वेल एज जीएस के अब लाइव हो चुके हैं फॉर 2026 एंड 2027, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच है, ये भी एप्लीकेबल हो चुका है, सेम टोल फ्री नंबर एंड सेम ईमेल आईडी पे आप हमें कोर्स के इंक्वायरी के लिए मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।